हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे, जो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 चैप्टर का। थर्ड चैप्टर जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का है, उसमें हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? ठीक है, हमने पेरेंट यीस्ट सेल तक पढ़ा है, बल्ब, न्यू बर्ड, डॉटर यीस्ट। ठीक है, इन शॉर्ट हमने बर्डिंग तक ख़त्म किया, पेज नंबर 24 पे। अब पेज नंबर 24 पे बी पे आ जाते हैं। किस पे? बी पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले था बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल फिजन, और उसके बाद क्या था? बर्डिंग। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। दिस टाइप ऑफ asexual reproduction occurs in multicellular organisms. In this type of reproduction, the body of parent organism breaks up into many fragments and each fragment starts to live independently as an independent new organism. This type of reproduction occurs in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. तो यहाँ पे बताया है कि फ्रेगमेंटेशन में एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे फ्रेगमेंट अलग अलग होते हैं। इन शॉर्ट, स्पायरोगिरा के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाते हैं। फ्रेगमेंट यानी टुकड़े, ठीक है, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। और फिर ये जो अलग अलग इनके पीसेस होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट खुद को डेवलप करने लगते हैं और एक इंडिपेंडेंट स्पायरोगिरा या फिर इंडिपेंडेंट साइकॉन या स्पंज की तरह रहने लगते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? एक स्पायरोगिरा है, उसके अलग अलग पार्ट हो गए और हर पार्ट ने खुद को रीजनरेट कर लिया और हर पार्ट खुद में ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। Whenever there is plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. Each fragment starts to live independently as a new Spirogyra fiber. If the body of Cycon breaks up accidentally into many fragments, each fragment develops into new Cycon. कभी भी अगर स्पायरोगिरा के आसपास उसका जो सराउंडिंग है वो उसके नीड के हिसाब से, एसेंशियल्स के हिसाब से उसके पास एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, तो वो खुद को डिवाइड करेगा। मतलब उसके फ्रैगमेंट्स अलग अलग होंगे और हर फ्रैगमेंट को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, और जब अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छे से उसको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, तो वो खुद को ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद वो खुद में एक इंडिपेंडेंट स्पायरोगिरा बन जाएगा और ईच फ्रैगमेंट क्या बन जाएगा? एक नए साइकॉन में डेवलप हो जाएगा। अब सेकंड पे आते हैं रीजनरेशन। यू मे नो दैट द वॉल लिजर्ड ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी। आपने छिपकली को तो देखा ही होगा, उसकी जो पूंछ होती है, उसकी जो टेल होती है, वो उसके बॉडी से कभी कभी अलग हो जाती है। डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड। जो डिस्कार्डेड पार्ट होता है वो रीजनरेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। However, under certain situation, an animal planaria breaks up its body into two parts and thereafter each part regenerates remaining part of the body and thus two new planaria are formed. This is called as regeneration. तो रीजनरेशन में भी लिमिट्स होती है। वॉल लिजर्ड्स के पास सिर्फ इतनी लिमिट होती है कि वो अपनी टेल को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल प्लानेरिया ऐसे हैं, ठीक है, कुछ एनिमल प्लानेरिया लिविंग बींग्स ऐसे हैं जो खुद की बॉडी को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। खुद की बॉडी को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फिर दो अलग अलग हिस्से खुद को रीजनरेट करते हैं, जिससे वो अलग अलग दो लिविंग बींग्स बन जाते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन में भी लिमिट्स होते हैं। वॉल लिजर्ड के पास लिमिट है और एनिमल प्लेनेरिया में कुछ ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो खुद को पूरी तरह से रीजनरेट कर देते हैं, उनका भी लिमिट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनरेशन खत्म हुआ, बर्डिंग पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, एन आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। एक हाइड्रा जो होता है, ठीक है, आपको इमेज शो हो रहा होगा, पहला वाला हाइड्रा है, ठीक है, जो पहला आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला वो हाइड्रा है, लेकिन उसके बाद एरो देखिए आपको दिखाया है राइट, लेफ्ट टू राइट में एरो जो आपको दिखाया है, उसमें जो दूसरा हाइड्रा है उसमें एक बर्ड निकल कर आ रहा है। ठीक है, वो बर्ड कब निकलता है? जब हाइड्रा को पूरी तरह से उसका पूरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। बर्ड जो है वो प्रोग्रेसली ग्रो होता है। थर्ड इमेज देखिए आप, कैसे बर्ड ग्रो होकर खुद को पेरेंट हाइड्रा जैसा ही बना लिया है। Dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are in continuity with those of the budding hydra.
उसका जो डर्मल लेयर्स और डाइजेस्टिव कैविटी है दोनों सेम उसके पेरेंट हाइड्रा के जैसा ही है। बर्डिंग हाइड्रा सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट्स टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ व्हेन इट ग्रोज अप एंड बिकम्स एबल टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। जब जो बर्डिंग हाइड्रा है उसके पास वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती है जो पेरेंट हाइड्रा के पास है, जैसे कि डर्मल लेयर्स, डाइजेस्टिव कैविटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जब बर्डिंग हाइड्रा के पास प्रेजेंट हो जाती है, वो खुद के लिए ग्रो कर लेता है पेरेंट हाइड्रा की मदद से, तो वो जो है वो पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए निकल जाता है। तो ये ख़त्म होता है हमारा बर्डिंग। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। Reproduction in plants with the help of vegetative parts like root, stem, leaf and bud is called as vegetative propagation. A organ of plant from which a plant can grows. In short अगर मैं कहूँ तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि एक कोई भी प्लांट होता है, ठीक है, एक प्लांट होता है और उसके किसी एक ऑर्गन से एक नया प्लांट रीजनरेट हो जाता है, तो वो क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग। Vegetative propagation in potatoes is performed with the help of eyes present on the tuber, whereas bryophyllum it is performed with the help of buds present on leaf margin। ठीक है, पोटैटोज़ में जो आइज़ होते हैं उनके थ्रू परफॉर्म होता है और ब्रायोफिलम में जो लीव्स के जो रूट्स होते हैं उसमें होता है। In case of plants like sugarcane and grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes। नोड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं, नोड यानी उसका टिप, उस पे जो प्रेजेंट होते हैं शुगर केन में और ग्रासेस में, वहाँ से नया प्लांट आता है। प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट। कैरेट और रेडिश कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट। कैरेट और रेडिश में रूट के हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म होता है। इन शॉर्ट कोई भी एक प्लांट जिसके किसी एक ऑर्गन से एक नया प्लांट बने तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ पे, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन ह्यूमिड प्लेस। फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन 2 to 3 days। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो हमारे पास एसेंशियल इक्विपमेंट्स तो नहीं है, तो हम सिर्फ पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। फंगाई लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी। दे स्पोरेंजिया। Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in moist and warm place and new fungi colony is formed। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताने की कोशिश किया है कि जो ब्रेड और भाकरी होते हैं, इन सब चीज़ों पे जो मॉइस्ट होता है उस पर फंगस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं अगर हम उन्हें एक अनसीन प्लेस पे रखें तो, यानी कि वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा डार्क हो और फंगस के लिए वो एटमॉस्फेयर क्या हो, सूटेबल हो, उन जगहों पे अगर रखेंगे तो फंगस की जो कॉलोनी है वो बहुत जल्दी फॉर्म हो जाती है, जिसमें क्या क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, हाइफे होता है, राइजॉइड होता है, स्पोरेंजियम होता है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खत्म होता है। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 germ cell, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन सा होता है, ओवम, और मेल गैमेट स्पर्म आर दोज 2 germ cells। 2 मेन प्रोसेसेस ऑकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेन प्रोसेसेस ऑकर होते हैं, पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड। देखिए कभी भी कैसा होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो हमें पेरेंट्स में से दोनों जन का आधा आधा कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 दोनों में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म में 46 और ओवम में 46। लेकिन मियोसिस क्या करता है कि दोनों में को 23 और 23 हाफ दोनों का ले लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि स्पर्म है तो उसमें 46 क्रोमोसोम होगा और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम होगा। तो इसमें से जो मियोसिस क्या करता है, इन दोनों को हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी 23 क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म और 23 क्रोमोसोम ऑफ ओवम। ठीक है, समझ में आया? और इसी को हम लोग हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं, हाफ। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन।
A diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes. यूनियन को हम लोग zygote बोलते हैं, फीमेल और मेल गैमेट्स के यूनियन को zygote बोलते हैं. The zygote divides by mitosis and embryo is formed. जो zygote होता है वो माइटोसिस के द्वारा जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर क्या मिलता है, एम्ब्रायो. द एम्ब्रायो डेवलप्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल. और फिर एम्ब्रायो डेवलप होता है, खुद को डेवलप करता है और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया इंडिविजुअल, नया लिविंग बीइंग फॉर्म होता है. टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट ऑफ मेल पेरेंट एंड फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल पेरेंट occurs. Due to this, new individual always has the recombined genes of both the parents, hence the new individual shows similarities with the parents for some characters and has some characters different than both parents. Diversity in living organisms occurs due to genetic variation. Genetic variation helps the organism to adjust with the changing environment and thereby to maintain their existence. Due to this, plants and animals can save themselves from being extinct. तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल और फीमेल पेरेंट दोनों के दो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं. और जो हमारा जो ऑफस्प्रिंग होता है, इंडिविजुअल जो होता है, लिविंग बीइंग नया जो फॉर्म हो रहा होता है, उसमें पेरेंट और मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो दोनों में नहीं होते हैं, यानी उसके पास वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सर्वाइव करने में केपेबल होता है. और इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन आता रहता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह में अलग अलग सराउंडिंग्स में सर्वाइव कर पाते हैं. तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Flower is a structural unit of sexual reproduction in plants. It consists of 4 floral whorls as calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in sequence from outside to inside. तो जो फ्लावर है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का. इट कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल वोल्स. 4 फ्लोरल वोल्स होते हैं इसमें. क्या क्या नाम है इनका? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है. और ये सब एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. Androecium and gynoecium are called as essential whorls because they perform the function of reproduction, where calyx and corolla are called as accessory whorls because they are responsible for production of inner whorls. Members of calyx are called as sepals and are green colored. Members of corolla are called as petals and they are variously colored. A flower is called as bisexual if both whorls, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower. अगर एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होगा तो फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल. एग्जाम्पल हिबिस्कस. A flower is called as unisexual if any one of the above mentioned 2 whorls is present in the flower. एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल कब होगा? जब उसमें या तो एंड्रोशियम होगा या तो गाइनोशियम होगा, दोनों नहीं होंगे. If only androecium is present, it is male flower. अगर सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा तो वो मेल फ्लावर होगा. एंड इफ ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट, द फ्लावर इज अ फीमेल फ्लावर. एग्जाम्पल पपाया. मैनी फ्लावर्स हैव द स्टॉक फॉर सपोर्ट. बहुत सारे फ्लावर्स के पास स्टॉक होता है सपोर्ट के लिए. कॉल्ड एज पेडिकल. ठीक है, आपको जो डायग्राम दिख रहा है पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में, उसमें जो पेडिकल दिखेगा उसमें आपको पता चलेगा. ये हम रफ कर लेते हैं. अब आपको जो फ्लावर दिख रहा होगा उसमें आपको सारे पार्ट्स दिखेंगे. उसमें से एक पेडिकल है जो सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है. किसके सपोर्ट के लिए? फ्लावर के. एंड सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिकुलेट, whereas flower without stalk is called as sessile. Androecium is male whorl and its members are called as stamens. Androecium के members को क्या बोलते हैं? Stamens. Gynoecium is a female whorl and its members are called as carpels. Members of gynoecium are called as carpels. This may be separate or united. Gynoecium की जो members है वो separated भी हो सकते हैं और united भी हो सकते हैं, यानी एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग जगहों पे भी हो सकते हैं. Ovary is present at the basal end of each carpel. ठीक है, ओवरी कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसल एंड पे, यानी सबसे नीचे कार्पेल के अंदर. A hollow style comes up from the ovary. Stigma is present on the tip of the style.
आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओवरी कंटेन वन और मैनी ओवल्स। एम्ब्रायो सैक इज फाउंड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। ईच एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ ए हैप्लॉइड एग सेल एंड 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो हर एम्ब्रायो के पास क्या होता है, एक हैप्लॉइड एग सेल होता है और 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। डायग्राम में आप देख सकते हो एंथर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंथर जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है डायग्राम में, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ से निकल कर स्टिग्मा तक जाते हैं, वहाँ से निकल कर स्टिग्मा तक जाते हैं। अब इसमें कुछ अलग अलग अबायोटिक एजेंट्स का हाथ होता है, जैसे कि विंड और वाटर, या फिर और बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या है, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे हनी बी जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाती है। अगर बाय चांस उसका वो एंथर पे रुकी और एंथर से उसने पोलन ग्रेन्स उसके पैर में स्टिक हुए और फिर वो अगले फ्लावर पे जाकर स्टिग्मा पे रुके, तो फिर वो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाए। और सेम एज विंड्स। Stigma becomes sticky during pollination. Pollens germinate when they fall upon sticky stigma. That is a long pollen tube and 2 male gametes are formed. Stigma sticky हो जाता है pollination के दौरान और जो pollens है वो germinate हो जाते हैं जब वो गिरते हैं स्टिग्मा पे। That is a long pollen tube and 2 male gametes are formed. और उसके बाद 2 male gametes form हो जाते हैं। The pollen tube carries male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via style. Embryo sac में जो पोलन ग्रेन है वो स्टाइल के थ्रू एंटर करता है। स्टाइल आपको दिख रहा है लॉन्ग ट्यूब, उसमें स्टिग्मा से एंटर होते होते नीचे ओवरी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज इन एम्ब्रायो सैक। 1 मेल गैमेट यूनाइट्स विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। दिस इज फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट जो होता है, 2 मेल गैमेट हमें मिला था ट्यूब के थ्रू जो नीचे गया था, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो दूसरे फीमेल गैमेट से एग सेल से फॉर्म होगा, फर्टिलाइज होगा और फिर वो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये क्या है हमारा फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद 2 पोलर न्यूक्लिया एंड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। एज 2 न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए और इस पैराग्राफ को वापस पढ़िए तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इसके बाद हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन